हमेशा की तरह जोरदार तालियों से। चलिए, मेरे प्यारे विद्यार्थी, गणित के सदन में जिस विषय के ऊपर चर्चा होनी है उसको मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं। आज सदन में चर्चा होगी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा मस और लसक याद करना, और थोड़ी चर्चा होगी गोल्डबैक का आभास संख्याओं के बारे में अनुमान, माने गोल्डबैक कंजेक्चर। अब चलिए, कंजेक्चर जो वर्ड है इसका अर्थ क्या हुआ, गोल्डबैक कौन थे, ये संक्षिप्त इसकी चर्चा हो गई। आज उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहले गोल्डबैक का आभास संख्याओं के बारे में जो अनुमान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन हम लोग अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा मस और लसक याद करें। पहले गोल्डबैक का कंजेक्चर क्या है प्राइम नंबर के बारे में, इसको बताने के पहले आपको कुछ एक्टिविटी करना है, तब फाइनली इनका जो स्टेटमेंट था आभास संख्याओं के बारे में वो बताएंगे। यहां पर अनुमान है, तो अनुमान लगाने का अधिकार सबको है, तो क्यों नहीं प्राइम संख्याओं के संबंध में आप भी कुछ अनुमान लगाएं और देखते हैं कि उनका जो अनुमान था और आपका जो अनुमान है उसमें क्या समानता है। क्यों वह गणितज्ञ आभास संख्याओं के बारे में ऐसा सोचा, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो इन बातों को जानने के पहले मैं आपसे टास्क दूंगा और 1 बाय 1 बोर्ड पर आकर पूरा करना है। तो फर्स्ट चर्चा इसकी होगी और सेकेंड चर्चा इसकी होगी। आपको मैं बताया हूं कि अभाज्य संख्या मीन्स वह प्राकृत संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, दोनों गुणनखंड भिन्न हो, पहला गुणनखंड एक हो और दूसरा गुणनखंड स्वयं हो। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और फिर देखते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या या तो अभाज्य संख्या है या तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। आपको 1 से 100 के बीच में कौन सा अभाज्य संख्या है उसको आपने सबने छांट लिया है ना। जो इरेटोस्थिनीज की छलनी विधि है, उस छलनी विधि का प्रयोग करके आपने 1 से 100 तक के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं को पता लगाया। अब चलिए, तो गोल्डबैक का जो अभाज्य संख्याओं के बारे में अनुमान है, उनका क्या अनुमान है, तो उसके पहले हम लोग भी अनुमान लगाएंगे। उनका कहना है कि 2 से बड़ी जो भी अभाज्य, जो 2 से बड़ी कोई भी सम संख्या हो उसको 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। और 5 से जो बड़ी विषम संख्या हो, 2 से बड़ी जो सम संख्या, 2 से बड़ी सम संख्याओं को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। और 5 से बड़ी जो है विषम संख्याएं जो है उनको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इन्हीं बातों को हमें जानना। चलिए, 2 से बड़ी कौन सम संख्या है? क्या 4 को हम 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में दिखा सकते हैं? वह कौन कौन 2 अभाज्य संख्या होगा जिसके जुड़ने पर 4 प्राप्त होता हो? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये सभी इवन इंटीजर हैं, ये सभी सम संख्या हैं जो 2 से बड़ी हैं। हमको यह देखना है कि क्या 2 से बड़ी सम संख्याओं को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए इसी बात को आओ फटाफट आओ। चलो 6 किन 2 अभाज्य संख्याओं का योग है, आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर अगला आएगा स्टूडेंट, उसको 8 के बारे में बताना है,
उसको क्या बताना है? 10 के बारे में बताना है। चलो भरो पहला। बहुत अच्छा, ताली बताओ। चलो 6 की 2 अभाज्य संख्याओं को योग है। चलो 8 की 2 अभाज्य संख्याओं का योग है 10। सब पूरा करो। चलो 12 बताओ किन 2 अभाज्य संख्याओं का योग है? क्या यह सही है? दोनों आइडेंट जो होना चाहिए, जिन 2 संख्याओं को जोड़ रहे हो दोनों भाज्य होना चाहिए। दोनों भाज्य होना चाहिए। बोथ शुड बी प्राइम। बोथ आइडेंट शुड बी प्राइम। यस, 3 has only 2 divisor, 1 and 3, but 4 has more than 2 divisor. So what is your idea about 4? 4 is composite of prime number. Both ident should be prime, but your one ident is prime, but other ident is composite. So you are not right. Go back. Take your seat. Try other student. Try. Other student, try to write down 12 as the sum of 2 prime numbers. Yes, you come here and write down which 2 prime numbers are added to each other, so result is 14. Yes, you go and make them correct. Very fine. 14, 16. और आपको 2 से बड़ी सभी सम संख्याओं को क्या 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है? हम लोग इसके बारे में अनुमान लगाने वाले हैं। We are going to conclude whether any even integer greater than 2 can be written as the sum of 2 primes or not. हमें इस बात को पता करना है कि 2 से बड़ी सभी सम संख्याओं को क्या 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो 2 से बड़ी सभी लगातार जो सम संख्याएं हैं, यहां तक तो यही पाया कि हाँ, दे कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ 2 प्राइम्स इफ वी हैव इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2। ओके, चलिए अब मैं फिर रखता हूं। 18 तक तो मैं पहुंच गया जी। अब 18 के बाद क्या आता है? नेक्स्ट कौन है? 18 के बाद नेक्स्ट इवन इंटीजर कौन है? 20 के बाद कौन है? 22 के बाद कौन है? यस, क्योंकि सभी सम संख्याएं जो है क्रमागत सम संख्याएं 2-2 इकाई के अंतर पर प्राप्त की जाते हैं। 26, 28, 30, कितना? 32, 34। ओके, अब आइए इन संख्याओं के लिए भी प्रयास करके देखें कि दिस कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ 2 प्राइम्स और नॉट। वेरी फाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट जल्दी आवे, 22 के बारे में विचार करें। चूंकि आप 1 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है आपको छिपली विधि के द्वारा बता दिया गया है। वेरी फाइन। 22 is the sum of 2 primes, 19 and 3. यस, तो मुझे बताओ कि 12 के
प्राइम है। यहां बुलाया क्या है? यहां पर 12 एक अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य है? 12 अभाज्य क्यों है? आए क्या नाम है तुम्हारा? तो शिवम तुम्हारा तो 12 कौन जाओ, 12 अभाज्य संख्या है। चलो यू मेक इट करेक्ट। 12 के 1 2 3 4 6 12 इसके मोर देन 2 डिवीजन है, इसलिए 12 कंपोजिट नंबर है। 19 5 24 वेरीफाइड 26। चलिए 28 चलिए 30 जल्दी आओ वेरी क्विकली। 32 सर गलती है। अब विचार करो 15 भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है, तो हम दो अभाज्य संख्या दोनों जो है सो योज्य, मतलब धन चिन्ह पर जो दोनों संख्याएं प्राप्त हो रहे हैं उसको योज्य कहते हैं। ये दोनों योज्य को प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन दोनों योज्य को आपने कंपोजिट दिखा दिया। ये पता नहीं करना है, पता करना है कि दो से बड़ी कोई भी सम संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। कौन आएगा? आओ जल्दी लिखो। और भी हो सकता है, नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? बगल में लिख दो। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। 23 को 23 + 7 ये 2 प्राइम का योग है, ये 2 प्राइम का योग है। और कोई होगा? 19 11 19 11 भी तो होगा, दोनों तो प्राइम है। चलिए 32 के बारे में 32 बहुत अच्छा। 34 के बारे में आ जाओ। 34 की दो अभाज्य संख्याओं का योग है 34। बहुत अच्छा। तो हम क्या देखा कि अभी तक 2 से बड़ी लगातार सम संख्या जो 26 34 तक, 2 से बड़ी जो लगातार सम संख्या है जो 4 से शुरू हुआ और 34 तक हुआ, तो 4 से 34 के बीच में जितने भी सम संख्या है उसको 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हम दिखा दे रहे हैं। अब चलिए अनुमान लगाने का हमें प्रकृत अधिकार है। अलग बात है कि हमारा अनुमान एक्सेप्टेबल है अथवा नहीं है, हमारा अनुमान सही है अथवा नहीं है, लेकिन अनुमान लगाने का तो अधिकार है। तो चलिए अब हम भी अनुमान लगाते हैं। इस तरह से 2 व्यक्ति अगर सम संख्याओं को 1 by 1 बोर्ड पर लिखें तो कभी लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 से बड़ी सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। तो हम 34 से जो सम संख्या है जिसको दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में बोर्ड पर नहीं दिखा पाया है, उनके बारे में हमारा अनुमान क्या होगा? तो क्या इस बात से आप सहमत हैं कि आगे कोई भी हम सम संख्या लिखेंगे तो उसे भी 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में दिखाया जा सकता है? क्या इस बात की उम्मीद है? आप अनुमान लगाइए, आपका क्या अनुमान है? उठे। अभी तक हमने 2 से बड़ी 34 तक 2 से बड़ी सभी सम संख्याओं को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हम दिखा पाए हैं। आगे जो सम संख्या हैं जिनको हम नहीं दिखा पाए हैं उनके बारे में आपका क्या आइडिया है? क्या उन्हें भी 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में दिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। या आपका क्या है? अनुमान है। अनुमान है। क्या है आपका? अनुमान। क्या आपका भी अनुमान यही होगा? उठिए। 2 से बड़ी सम संख्या
जिनको अभी तक हमने बोर्ड पर दो आभास संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख पाए हैं, तो क्या उनको लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? आपका क्या अनुमान है? लिख पाएंगे। क्या सदन का पूरा यही अनुमान है? हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो आगे जो सम संख्याएं होंगे, जैसे 34 से बड़े होंगे 36 होंगे, 38 होंगे, 40 होंगे, 42 होंगे, 44 होंगे, 46 होंगे, 48 होंगे, 50 होंगे। तो क्या इन सम संख्याओं को भी दो आभास संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। ये आपका क्या है? अनुमान है। तो इस तरह के सम संख्याओं को दो आभास संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है, इसके बारे में अनुमान आज लगाया। लेकिन दुनिया में प्रथम कौन व्यक्ति है जो इस तरह का पहला अनुमान लगाया? उसका नाम है गोल्डबैक। आभास संख्याओं के बारे में अनुमान मतलब गोल्डबैक कंजेक्चर बोलते हैं। तो गोल्डबैक जो 3rd सेंचुरी में एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, तो आभास संख्याओं के बारे में शुरू से रुचि रही है इंसान का, तो उन्होंने यह देखना चाहा कि आभास संख्याओं को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं योग के चिन्ह पर, तो क्या यदि प्राकृतिक संख्याओं को योग के चिन्ह पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो प्रत्येक योज्य आभास संख्या हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। तो इसी क्रम में उन्होंने कहा कि 2 से बड़ी प्रत्येक सम संख्या को दो आभास संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, आपका अनुमान क्या है? वही उनका अनुमान है। तो हमने क्या अनुमान लगाया? हमारा क्या अनुमान है? जो ये आंकड़े हमने इकट्ठे किए, इन आंकड़ों के द्वारा हमारा भी अनुमान है। हमारा क्या अनुमान है? अनुमान को बोलते हैं कंजेक्चर। अनुमान का मतलब होता है कंजेक्चर का मतलब होता है कि जो आपने आंकड़ा इकट्ठा किया, उन आंकड़ों में जो पैटर्न दिखाई पड़ता है, तो आप कहते हैं कि बाद वाली जो संख्या है उसी पैटर्न को फॉलो कर रही होगी। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारा क्या अनुमान रहा कि 2 से बड़ी प्रत्येक सम संख्या को, 2 से बड़ी प्रत्येक सम संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। क्या हमारा अनुमान रहा कि 2 से बड़ी प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में। ओके, हमने भी अनुमान लगाया, लेकिन ये प्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? इसलिए इस अनुमान को गोल्डबैक का अनुमान कहते हैं, गोल्डबैक का कंजेक्चर। तो गोल्डबैक का कंजेक्चर का पहला कंजेक्चर का स्टेटमेंट क्या है कि 2 से बड़ी प्रत्येक सम संख्या को दो आभास संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। every even integer greater than 2, every even integer greater than 2 can be expressed as the sum of 2 primes, as the sum of 2 primes. Yes. जो हमने अनुमान लगाया, चूंकि आज हम अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा अनुमान उनके द्वारा लगाया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस कंजेक्चर को जाना जाता है, गोल्डबैक कंजेक्चर। समझ गए ना? तो गोल्डबैक कंजेक्चर का पहला क्या अनुमान था कि 2 से बड़ी प्रत्येक सम संख्या को दो आभास संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। समझ गए? चलिए, अब उनका दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको जानने के पहले फिर हम लोग वी कलेक्ट द डेटा,
है ना? क्या हम लोग डेटा को इकट्ठा करेंगे कि 5 से बड़ी जो ऑड नंबर है उसको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। लिख लिए? Yes, every integer greater than 2 can be expressed as the sum of 2 primes. 2 से बड़ी प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डबैक का अनुमान, है ना? चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब हम यह जानना चाहते हैं कि 5 से बड़ी विषम संख्याओं को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। तो which odd number just comes after 5? Which odd number comes just after 5? कौन है? Which odd number? You write down. Which odd number just comes after 5? Okay. And next? 9. Yes. So you will get all odd number consecutively at the difference of 2 units. Okay? Even or odd, both integers are obtained consecutively at the difference of 2 units. सम संख्या हो या विषम संख्या हो, लगातार सम संख्या है, लगातार विषम संख्या है, 2 इकाई के अंतर पर प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए। तो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर कलेक्टिंग द डेटा। कैन वी राइट ऑड नंबर ग्रेटर देन 5 एज द सम ऑफ 2 प्राइम्स और नॉट? इस बात को हम आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। आइए अब यहां पर हमारा है क्या 7 कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ 3 प्राइम्स और नॉट? वेदर 9 कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ 3 प्राइम्स और नॉट? वेदर 11 कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ 3 प्राइम्स और नॉट? 13 को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं? 15 को भी 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं? इसी बात को जानने के लिए वी आर कलेक्टिंग दिस डेटा। संख्याओं का वह समूह जो कुछ आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए एकत्र की जाती है, तो ये सब संख्याओं का जो समूह है वो आंकड़ा कहलाएगा। तो ये संख्याओं के समूह जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, इस बात को पता करने के लिए कि 5 से बड़ी जितने भी विषम संख्याएं हैं उनको 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकता है तो नहीं। सो यू कम हियर एंड ट्राई टू राइट डाउन 7 एज द सम ऑफ 3 प्राइम्स। यस, वेल डन। ताली बजा दो। अब कौन आएगा? यस, 9 can be written as the sum of 3 primes or not? Yes. So 9 also can be written as the sum of 3 primes. Okay. 11. आओ 11 के बारे में विचार करो। कोई और आए? नेक्स्ट स्टूडेंट तुम आओगे? आओ। अब 3 प्राइम, तीनों प्राइम सेम हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 प्राइम का योग दिखाना है। When you add up 3 primes, you get 11. So which 3 primes are added together so that we get 11? Yes. C is right. सदन क्या बोल रहा है? क्या सही है? Yes. आओ 11 2 plus 2 plus 7. Yes, 3 प्राइम के योग के रूप में दिखाए 30. आप लोग सब सोच के तैयार रखो, समय नहीं लेना। जब भी मैं कॉल करूंगा पाओ। चलिए, क्या 17 को भी 15, 17 और आ जाओ 15
और कोई आएगा? चलो 15 को तो इन 3 प्राइम का योग है। चलो 17 किन 3 प्राइम नंबर का योग है? चलो 19। और कोई? चलो नेक्स्ट जो ऑड नंबर है 23 से आंकड़ा इकट्ठा करो। कलेक्ट डेटा वेरी क्विकली एंड देन यू कंक्लूड फ्रॉम द डेटा। व्हाट कंक्लूजन यू विल ड्रॉ फ्रॉम द गिवन डेटा इट डिपेंड्स ऑन यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट द डेटा फॉर नोइंग दैट each and every odd integer greater than 5 can be written as the sum of 3 primes or not. Very fine, well done. Try, you come here and try to write down 23, 25 as the sum of 3 primes. कौन लिखेगा? सारा प्राइम्स लिखा हुआ है। All primes you have written in your copy from 1 to 100, so no problems you should have. Yes, 27. Both 3 addend, all 3 addend should be primes no matter they are different or they are same, but 3 addend must be prime. और कौन आएगा? चलो लिखो 29 को। चलो 31 को। 33 को। चलो आओ तेज से आओ। 35 को। Okay. Now we have collected sufficient data. 35 ठीक है? 29 2 31 गलती हुआ ना? Make it correct. आप लोग तीनों को जोड़ोगे, when you add up 3 numbers, you will get 35. No, you will not get 35. Yes, the 3 primes. If these primes are added up together, then you will get 35. Okay. अब हम लोग पर्याप्त आंकड़ा को हमने एकत्र कर लिया है। किस बात को जानने के लिए? लक्ष्य क्या था? क्या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या को 5 से बड़ी विषम संख्या को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं अथवा नहीं लिख सकते? इस बात को जानने के लिए हमने संख्याओं को, इस प्रकार की संख्याओं को एकत्र किया। तो यह एकत्रित संख्या को एट द सेम टाइम हम लोग डेटा बोलेंगे। अब आइए, इस सदन में आंकड़ा भी आप ही कलेक्ट करते हैं और प्राप्त आंकड़ों से आवश्यक निष्कर्ष तक आप स्वयं अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके पहुंचते हैं। अब चलिए, बाकी जो रेस्ट जो ऑड नंबर रहे होंगे, विषम संख्या रहे होंगे, जिनके बारे में हमने इस तरह का कार्य करके नहीं पता किया है, तो उनके बारे में विदाउट डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी हमको बताना है कि वो सभी विषम संख्याएं
जो 5 से बड़ी है और जिनको यहाँ पर नहीं दिखा पाए हैं, तो क्या वह संख्या है 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं? चलिए, तो अब आप अनुमान लगाइए, आपका क्या अनुमान होगा? अनुमान, कंजेक्चर, अनुमान क्या होगा? क्या 5 से बड़ी प्रत्येक विषम संख्याओं को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं लिखा जा सकता? आपका क्या अनुमान है? चलिए आप अनुमान बताओ। 5 से बड़ी प्रत्येक विषम संख्या को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? आपका क्या अनुमान है? उम्मीद क्या है? लिख सकते हैं। आपका क्या अनुमान है? लिख सकते हैं। चलिए, पूरे सदन का अनुमान क्या होगा? चलिए, यह अनुमान पूरे सदन का यही है कि सर 5 से बड़ी जो भी 5 से बड़ी जो भी विषम संख्याएं हैं उनको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, तो यह आपका अनुमान है। लेकिन इस तरह का अनुमान आप प्रथम बार नहीं लगाए हैं, पहला आप नए व्यक्ति हैं जो अनुमान लगा रहे हैं। यदि यह अनुमान की शुरुआत अगर आपसे होती तो इसको जो है बेल निगाह इसको कंजेक्चर कह दिया जाता है। लेकिन इस तरह के अनुमान सबसे पहले गोल्डबैक ने लगाया था, इसलिए यह गोल्डबैक का कंजेक्चर कहा जाता है। तो चलिए, गोल्डबैक का कंजेक्चर का क्या अनुमान था? क्या अनुमान था कि 5 से बड़ी प्रत्येक विषम संख्या को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अब आइए अनुमान। अनुमान का मतलब होता है वह तथ्य जिसको बगैर प्रमाण के हमने स्वीकार कर लिया है। यह जो तथ्य है, यह जो फैक्ट है जिसको हम आत्मसात कर रहे हैं, यह कुछ संख्याओं के क्रियाकलाप पर आधारित है। बाकी शेष संख्याओं जो होंगे उनको करके नहीं देखा है, अनुमान लगाया है और कोई गणितीय तर्क के द्वारा यह सिद्ध नहीं किया है। इसलिए वह तथ्य जो बगैर प्रमाण के हम सत्य मानते हैं, तो बगैर प्रमाण के माना गया सत्य को ही हम कंजेक्चर कहते हैं। और अनुमान लगाने का अधिकार सबको है। तो ये क्या अनुमान है? 5 से बड़ी प्रत्येक विषम संख्या को, 5 से बड़ी प्रत्येक विषम को क्या बोलते हैं? ऑड। 5 से बड़ी प्रत्येक विषम संख्या को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। क्या हमारा अनुमान है? 5 से बड़ी प्रत्येक विषम संख्या को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, each and every odd integer, each and every odd integers greater than 5 can be written as the sum of 3 primes. ओके, बात समझे ना? तो पहला इवन इंटीजर के बारे में, दूसरा ऑड इंटीजर के बारे में। ओके, दोनों को जब गोल्डबैक ने जिस समय अनुमान लगाया था उस समय संख्या 1 को भी प्राइम नंबर माना जाता था। संख्या 1 को भी प्राइम नंबर माना जाता था। तब उनका जो ओल्ड स्टेटमेंट है वह 1 से बड़ी किसी भी प्राकृतिक संख्या को 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यह जो स्टेटमेंट है यह सुधार करके मॉडिफाइड स्टेटमेंट है, क्योंकि 1 को अभाज्य संख्याओं की सूची से बाहर कर दिया गया। इस कारण उनके स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके ऐसे बताया गया। तो 2 से बड़ी
प्रत्येक सम संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में दिखा सकते हैं और 5 से बड़ी प्रत्येक विषम संख्या को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में दिखा जा सकते हैं। यह जो लिख सकते हैं इसके बारे में फाइनली कह रहे हैं। यह जो फैक्ट है इसको कोई प्रमाण गणितीय विधि से प्रमाणित नहीं किया गया है, तर्क के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। यह हमारे कुछ क्रियाकलापों पर आधारित है। इस कारण ऐसे तथ्य को गणित में कंजक्शन कहा जाता है। The fact which is accepted without any proof is said to be a conjecture. The statement which is accepted without any proof is said to be a conjecture. इसलिए गणित में बहुत सारे कंजक्शन मिलेंगे। कंजक्शन को हाइपोथेसिस भी कहते हैं। विज्ञान में कंजक्शन की जगह उसको परिकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस। ओके, अब आइए, इतना बात समझ गए? तो यह गोल्डबैक का जो अनुमान था भाज्य संख्याओं के बारे में, उसके बारे में हमने चर्चा यहाँ पर की। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ओके, अब चलिए इसको जानने के पहले एक चीज जान जाइए। कभी मैं बताया हूं कि कोई भी एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होगा और उसका आभाज्य, कोई भी प्राकृतिक संख्या का आप अभाज्य गुणनखंडन करोगे तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यूनिक होगा। यदि हम क्रम का विचार नहीं करें, जैसे 12, एक लड़का इसको लिख सकता है 2 गुने 2 गुने 3, एक लड़का लिख सकता है 3 गुने 2 गुने 2, एक लड़का लिख सकता है 2 गुने 3 गुने 2। यह 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो क्या 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो तीनों में किस बात में समानता है कि ई प्राइम नंबर गुणनखंड के रूप में तीनों जगह उपस्थित है। अंतर किस बात में है कि प्राइम नंबर का ऑर्डर जो है वो अलग अलग है। तो आप जान जाइए कि गणित में 2 संक्रिया है, योग की संक्रिया और गुणा की संक्रिया, जिसमें संख्याओं का क्रम बदल देने से भी गुणनफल बदलता नहीं है, योगफल बदलता नहीं है। तो हम कहेंगे कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी करे, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक ही प्रकार के प्राइम नंबर उसके गुणनखंड में प्राप्त होंगे। ओके, और मैं कहा हूं, कभी मैं बताया हूं कि संख्या A संख्या B से पूर्णतः विभाजित हो, संख्या A संख्या B से पूर्णतः विभाजित हो। चूंकि अभाज्य गुणनखंडन जो होता है उससे पता चलता है कि वह कंपोजिट नंबर किन किन अभाज्य संख्याओं को गुणा करने से मिला है। इसलिए आप बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि A B से पूर्णतः विभाजित होगा कब? जब A के अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम B के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल होना चाहिए। A B से पूर्णतः विभाजित होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि A के अभाज्य गुणनखंडन में, A के अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम B के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल होना चाहिए। अगर एक अभाज्य गुणनखंडन में B के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल नहीं है, उस स्थिति में A B से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जैसे देखिए, अब 12 से कोई संख्या अगर डिवाइड होता है तो कम से कम उसमें 2 गुने 3 गुने 2 उसका अभाज्य गुणनखंडन करें तो यह मिलना चाहिए। अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रख दो, 2 गुने 3 गुने 2 में हम 13 गुने 5 गुने 7 गुने 3 गुने 2 हम कुछ भी रख दे तो देखिए ये भी तो कोई संख्या है। 3 गुना 6 गुना 12, 12 पचे 60, 60 दिया 180, 80 360 और 360 में 7 से गुना करो, 13 से गुना करो तो कोई संख्या प्राप्त करोगे। तो यह जो भी संख्या होगा क्या 12 से डिवाइड होगा?
या जो भी संख्या है क्या 12 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडन में 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है। अभाज्य गुणनखंडन का दूसरा महत्व है विभाज्यता की जांच के लिए। कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड होती है अथवा नहीं होती है। चलो मैं एक सवाल कर रहा हूं, देखो जरा। तो a b से पूर्णतः विभाजित हो कब? जब a के अभाज्य गुणनखंडन में b के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल हो। अब चलिए 2 गुने 3 गुने 5 ये कौन संख्या है? 30 है। 30 का अभाज्य गुणनखंडन है। अब मैं जांच करना चाहता हूं, इससे जो विभाजित होगी सबसे पहले क्या होगी? 2 गुने 3 गुने 5 इससे डिवाइड हो जाएगी नहीं? अच्छा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 ये कौन संख्या है? 3 गुना 6 6 गुना 12 12 5 60। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 कौन संख्या है? 180 है कि नहीं है? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 7 कौन संख्या है? 3 गुना 6 5 30 30 3 90 90 दूना 180 और 18 सत्ते 18 5 90 18 सत्ते 126। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1260। अब देखो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 7 तो 7 0 0 7 42 के 2 4 7 2 14 4 18 7 1 7 1 8। अब देखो जरा मैं सवाल कर रहा हूं, क्या 60 से डिवाइड होता है? क्योंकि 60 के अभाज्य गुणनखंडन में 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है। क्या 180 60 से डिवाइड होता है? क्योंकि 180 के सभी अभाज्य गुणनखंडन में 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है। क्या 1260 60 से डिवाइड होगा? यस, क्योंकि 1260 के सभी अभाज्य गुणनखंड में 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है। तो इससे क्या पता चला कि a b से पूर्णतः विभाजित होता है कब? जब a के अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम b के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल हो। बात समझा ना? अब चलिए मैं एक रखता हूं 240 और यहां पर रख दिया 30। अब सवाल है कि क्या 240 30 से पूर्णतः विभाजित है? Is 240 completely divided by evenly divided by 30? Is or not? कैसे prove that? अगर यदि 240 30 से पूर्णतः विभाजित हो इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होगा 240 के अभाज्य गुणनखंडन में 240 के अभाज्य गुणनखंडन करने पर कम से कम 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहां पर 240 30 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो फर्स्ट 30 का आप अभाज्य गुणनखंड करो, सेकेंड 240 से करो और देखना है कि 240 के सभी अभाज्य गुणनखंड में 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड कम से कम शामिल है अथवा नहीं है। जांच करेगा कौन? जांच करेगा? तो फर्स्ट आपको इसको फैक्टराइज करना है और इसको भी फैक्टराइज करना है फैक्टराइजेशन में, और तब देखना है कि 30 के सभी प्राइम फैक्टर इसके प्राइम फैक्टर में शामिल है अथवा नहीं है। यदि सभी शामिल हो कम से कम, यहाँ कितना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितना प्राइम फैक्टर मिला वो सब यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है उस स्थिति में 240 30 से पूर्णतः विभाजित है। आओ पता करो। तो क्या करना है? पहले क्या करना है? फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? यह सब अभाज्य गुणनखंड इसमें है कि यदि होंगे तो 240 30 से पूर्णतः विभाजित है, यदि नहीं होंगे 240 30 से पूर्णतः विभाजित
नहीं है। यस, फाइंड आउट। आप लोग एक ही स्टेप में प्राइम फैक्टर कर दिया करो, प्राइम फैक्टराइज। इतना 50 स्टेप जाने की जरूरत है भाई, आप जल्दी जल्दी से करो। सही है, देखो गलती की हो, देखो ऊपर में 30 दूना 60, 60 दूना 120, ठीक है। अब जल्दी करो। चलो 240 में प्राइम फैक्टर 3 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? चलो 30 का प्राइम फैक्टर में कौन कौन आया है? एक बार, 5 एक बार, 2 एक बार। तो वो सभी गुणनखंड कम से कम इसमें शामिल है कि नहीं है? यह कारण दो कि 240 का अभाज्य गुणनखंड में 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है। इस कारण 240 30 से विभाजित है। कारण देखो, चूंकि 240 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडन में 15 के सभी अभाज्य गुणनखंड 30 के। देखिए यहां पर घातांक शब्द का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि घात और घातांक के बारे में आपका चर्चा नहीं की गई है, तो थोड़ी सी इसकी और मॉडिफाइड करना था घातांक शब्द का प्रयोग करके, जो हम नहीं कर सकते हैं। तो 240 के अभाज्य गुणनखंड में 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है। All the prime factors of 30 are included in the prime factorization of 220, 240। इसलिए इस कारण by this reason 240 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। सही है ना? तो कोई संख्या दूसरी संख्या से कंप्लीटली डिवाइड होता है अथवा नहीं होता है, इस बात को जांच करते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से। चलो बहुत अच्छा, फिर मैं बदल देता हूं। बारह 1225 और 45। अच्छा पर छोटा सा संख्या लिखते हैं, 225 और 45। क्या 225 45 पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं, या नहीं? यस, हमें इस बात को जांचना है। कौन जांच करेगा? कौन जांच करेगा? बोल, तुम ही करोगे, और कोई नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करना? 225 का भाज्य गुणनखंड करो, यहाँ 45 करो। 45 के सभी प्राइम फैक्टर्स 240 में शामिल होंगे। इन दैट केस या इसे डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी बात को जांच करना है। कौन करेगा? कौन करेगा? आओ जल्दी से, चलो करो। चलो अब क्या नाइस है? तो लिखो, क्या लिखोगे? 250 के सभी 250 के अभाज्य गुणनखंडन में
45 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है, इस कारण 225 45 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसी स्टेटमेंट चूंकि 225 के अभाज्य गुणनखंडन में 45 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है। पैंतालीस के सभी अभाज्य गुणनखंड जितनी बार है, 3 2 बार तो 3 यहां भी 2 बार है, 5 वहां 1 बार है तो 5 भी यहां 1 बार है। शामिल में म हर्षई, शामिल म हर्षई लिखो है, इसलिए 225 45 से पूर्णतः विभाजित है। 225 is divided by 45 evenly। चलिए तो आज का सदन, अब हम इस सदन को स्थगित करने जा रहे हैं आज, और स्थगित करने के पहले उन महत्वपूर्ण बातों को मैं दोहरा देना चाहता हूं। वास्तव में आज तो चर्चा होनी थी अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसों को कैसे ज्ञात करें, लेकिन समय की अधिकता की वजह से इनके बारे में हम नहीं बता सके, तो अगली सदन में इसके बारे में चर्चा हुई। आज इस सदन में दो बातों के बारे में चर्चा हुई। पहला चर्चा हुई गोल्डबैक का कंजक्शन के बारे में, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बारे में दुनिया का प्रथम गणितज्ञ है जिसने अनुमान कुछ लगाया था, इस कारण उस कंजक्शन के बारे में हमें जानना चाहिए। इसकी चर्चा किताबों में आपकी आंशिक रूप से की गई है। तो गोल्डबैक कंजक्शन के द्वारा हमने क्या जाना कि 2 से बड़ी प्रत्येक सम संख्याओं को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 5 से बड़ी प्रत्येक विषम संख्या को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। साथ ही साथ अभाज्य गुणनखंडन का महत्व विभाजता के लिए भी समझा, अर्थात कोई संख्या a हो वो b से पूर्णतः विभाजित हो तो a के अभाज्य गुणनखंडन में b के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल होना चाहिए। यदि a के सभी अभाज्य गुणनखंडन में b के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल नहीं है, उस स्थिति में a b से इवेनली या पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है ना। अब इन्हीं नॉलेज का यूज करेंगे एमसीएफ और एलसीएफ निकालने में, कि अभाज्य गुणनखंडन का उपयोग हमने समझा विभाजता में, और फिर इसी विभाजता के जो गुण है इसी गुण का उपयोग करेंगे एमसीएफ और एलसीएफ निकालने में। क्योंकि सदन बहुत लंबा हो गई तो उन विषयों के ऊपर जिनकी हम लिखाया था, मुझे दुख है कि आज चर्चा नहीं कर सके, तो हम लोग अगले सदन में हम लोग सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो खैर उसके बारे में जो पहला जो जानकारी था मैं दे दिया कि a b से पूर्णतः विभाजित है जब a के अभाज्य गुणनखंडन में b के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल है। क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी है वो 2 ही प्रकार के देखते हैं, या तो कोई एक अभाज्य संख्या होगा या तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। तो वहां पर अभाज्य संख्या को बिल्डिंग ब्लॉक में देखते हैं, तो विभाज्यता में उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक का यूज करके अगर यह संख्या होगा तो इन अभाज्य संख्याओं को गुणा करके प्राप्त किया गया होगा, यहाँ पर यह अभाज्य संख्या है तो इन अभाज्य संख्याओं से गुणा करके प्राप्त किया गया होगा। अर्थात 225 45 से डिवाइड होता होगा तो 245 में 45 के सभी अभाज्य गुणनखंड शामिल होने पर ही वह संभव है। इन्हीं बातों के साथ आज की सदन समाप्त होती है। फिर अगले सदन में हम जहां से आपको मैं छोड़ा हूं वहीं से फिर आगे लिए चलूंगा।